हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने अपने कोर्स के सेकंड सेक्शन को ख़त्म कर लिया था और इस वीडियो से हम अपने कोर्स के थर्ड सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। तो चलो यूनिटी में चलते हैं एंड मान के चलो तुम्हारा ये जो सीन विंडो है ये यहाँ पर है, या फिर तुम्हारा ये इंस्पेक्टर विंडो यहाँ पर है, या फिर तुम्हारा ये हायरार्की विंडो यहाँ पर है। बेसिकली कहने का मतलब है कि तुम्हारा यूनिटी अगर डिफ़ॉल्ट लेआउट यूज़ नहीं कर रहा है बट तुम चाहते हो कि तुम्हें डिफ़ॉल्ट लेआउट को यूज़ करना है, तो इसके लिए तुम यहाँ पे राइट साइड जाओगे, इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ से तुम डिफ़ॉल्ट पे प्रेस कर दोगे। इसके बाद तुम्हारा यूनिटी डिफ़ॉल्ट लेआउट को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? अगर तुम यहाँ पे फिर से क्लिक करो, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे और भी कुछ-कुछ लेआउट्स हैं, जैसे कि 2x3, 4 स्प्लिट, डिफ़ॉल्ट, टॉल या फिर वाइड। तो तुम्हें जो सा भी लेआउट अच्छा लगता है तुम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए डिफ़ॉल्ट पे वापस चलते हैं एंड बाय द वे अगर तुम्हें इनमें से कोई सा भी लेआउट अच्छा नहीं लगा तो तुम यहाँ पे खुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है? यानी कि तुम किसी भी विंडो को यहाँ से सेलेक्ट करके कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और वो वहाँ पे डॉक हो जाएगा। ठीक है? तो तुम यहाँ से इस तरह से अपना खुद का लेआउट बना सकते हो, बट अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट लेआउट को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से वापस डिफ़ॉल्ट लेआउट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है? तो चलो अब एक छोटा-सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले हायरार्की विंडो के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो हायरार्की विंडो हमें शो करता है हमारे करंट लेवल का नेम, जो कि सैंपल सीन। ठीक है? अगर मैं प्रोजेक्ट में जाके दिखाऊँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे एक सीन्स नाम का फ़ोल्डर है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारे पास एक सीन है एंड सीन बेसिकली होता है तुम्हारे गेम का लेवल। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक लेवल है जिसका नाम है सैंपल सीन, जो कि ऑलरेडी खुला हुआ है। अभी मैंने इसको डबल प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपैंड हो गई। ठीक है? तो मैं यहाँ से फोल्ड भी कर सकता हूँ एंड तुम यहाँ से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है? तो हायरार्की विंडो में तुम्हारा सैंपल सीन खुला हुआ है और हायरार्की विंडो तुम्हें शो करता है तुम्हारे करंट लेवल के अंदर कौन सी चीज़ें हैं। तो इस केस में हमारे पास है कैमरा, लाइट एंड ग्लोबल वॉल्यूम। ठीक है? और अगर तुम सेंटर में देखोगे तो सेंटर में हमारे पास सीन विंडो एंड सीन विंडो बेसिकली तुम्हें सेम चीज़ शो करता है तुम्हारे लेवल में क्या क्या है, बट ये जो शो करता है तुम्हें ये तुम्हें 3D फॉर्मेट में करता है। ठीक है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम हायरार्की विंडो में जाओ, यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ 3D ऑब्जेक्ट के अंदर एंड यहाँ से क्यूब को सेलेक्ट कर लो। ठीक है? तो तुम हायरार्की विंडो में देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें क्यूब शो कर रहा है, बट ये जो क्यूब है ये तुम्हें लिस्ट व्यू में शो कर रहा है और टेक्स्ट फॉर्मेट पे शो कर रहा है। ठीक है? बट सीन विंडो के अंदर जो तुम्हारा क्यूब है वो तुम्हारे को एक्चुअल में 3D व्यू में शो कर रहा है। बेसिकली सीन व्यू के अंदर तुम अपना लेवल डिज़ाइन कर सकते हो और हायरार्की विंडो में तुम्हें बेसिकली शो करता है तुम्हारे सीन विंडो में क्या क्या चीज़ें हैं और तुम यहाँ पे किसी को भी ईजिली सेलेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है? तो अब चलते हैं हम लोग गेम विंडो के ऊपर एंड अगर तुम गेम विंडो में जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो कि साइड में एक छोटा सा क्यूब दिख रहा है। ठीक है? क्योंकि हमारा जो गेम विंडो है वो तुम्हें वो दिखाता है जो कि तुम्हारा इस कैमरा के थ्रू रेंडर होता है। तो अगर मैं इस कैमरा को सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारा कैमरा इस जगह पे है समथिंग। ठीक है? और यहाँ पे मुझे छोटा सा क्यूब दिख रहा है। ठीक है? तो अगर मैं क्यूब को सेलेक्ट करूँ और इंस्पेक्टर पे जाऊँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पे एक कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्म नाम का। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रीसेट कर दूँ तो तुम देख सकते हो कि हमारा जो क्यूब है वो तुम्हारे वर्ल्ड के ओरिजिन पे आ गया है। ठीक है? वर्ल्ड का ओरिजिन का मतलब है 000 पे आ गया है और 000 का मतलब है कि तुम्हारा ये वर्ल्ड का सेंटर है। अगर मैं अब गेम विंडो के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये हमारा जो क्यूब है वो एकदम सेंटर में शो कर रहा है। ठीक है? तो अगर मैं अब सीन विंडो के अंदर जाऊँ और कैमरा को सेलेक्ट करूँ और थोड़ी देर के लिए मैं गेम विंडो को यहाँ नीचे कर देता हूँ। ठीक है? तो अगर मैं कैमरा को मूव करूँगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि गेम विंडो में भी मूव हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा गेम विंडो होता है वो तुम्हें वो शो करता है जो कि तुम्हारे कैमरा के थ्रू रेंडर हो रहा है। ठीक है? और जो तुम्हें गेम विंडो में शो हो रहा है यही तुम्हारे प्लेयर को भी शो होगा जो तुम्हारा गेम खेल रहा होगा। ठीक है? यानी कि जब भी तुम इसको गेम को क्रिएट करोगे, गेम को बिल्ड करोगे, तुम्हें जो भी गेम विंडो में शो हो रहा है वो तुम्हें उस बिल्ड में शो होगा। ठीक है? तो अभी के लिए मैं कैमरा को थोड़ा पीछे कर देता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे क्यूब को सेलेक्ट करूँ तो हम लोग अब बात करते हैं इंस्पेक्टर विंडो के बारे में। हायरार्की विंडो के बारे में हमने बात कर ली कि इसमें शो होता है कि तुम्हारे लेवल के अंदर क्या-क्या है। तो अभी हमारे पास 4 चीज़ें हैं, ठीक है? क्यों हमने अभी-अभी ऐड किया था। सीन विंडो के अंदर तुम्हारा को सेम चीज़ें दिखाता है जो कि तुम्हें हायरार्की विंडो दिखाता है, बट सीन विंडो तुम्हें तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स का एक 3D व्यू भी दिखाता है। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इंस्पेक्टर विंडो के बारे में। तो इंस्पेक्टर विंडो का तुम यूज़ करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे क्यूब को सेलेक्ट करके रखा है, तो सबसे पहले तो तुम जो चेंज कर सकते हो वो है इस ऑब्जेक्ट का नाम। तो इस केस में इसका नाम है क्यूब। ठीक है? बट अगर मैं चाहूँ इसका नाम मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि मंकी। ठीक है? और इसका नाम सेलेक्ट हो गया, इसका नाम चेंज हो गया है टू मंकी। ठीक है? बट ये सेंस नहीं बनाएगा हमें बाद में, इसलिए उसको मैं अभी के लिए वापस क्यूब रख देता हूँ। ठीक है? नाउ अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के बारे में।
तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट का मतलब होता है कि इस गेम ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट 3 चीज़ों को होल्ड करता है, पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल। तो पोजीशन का मतलब है कि इस गेम ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ पर है, और रोटेशन का मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट की रोटेशन क्या है। जैसे कि अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे रोटेट करूँ इस तरह से, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको स्केल करूँ किसी भी एक्सिस पे, जैसे कि वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरे क्यूब का साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट तुम्हारे 3 वैल्यूज़ को स्टोर करता है। सबसे पहला तुम्हारे ऑब्जेक्ट की साइज़, जैसे कि 2, 2, 2, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की रोटेशन, तो हो सकता है कि तुम्हारे को क्यूब को ऐसे नहीं रख के थोड़ा सा ऐसे एंगल पे रखना हो, तुम उसको यहाँ से रोटेट कर सकते हो। और पोजीशन मतलब यानी कि और पोजीशन तो ऑब्वियस है कि तुम्हारा गेम में सब कुछ सेंटर पे तो नहीं होता है। कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ पे रखनी होंगी, कुछ यहाँ पे रखनी होंगी ना। अगर तुम्हारा बहुत बड़ा मैप है तो ये बहुत दूर भी चला सकता है, ठीक है। बेसिकली तुम्हारे एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ये उसकी वैल्यू को यहाँ पे शो करता है। तो अभी के लिए मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने तीनों विंडो के बारे में बात कर लिया, ठीक है। इंस्पेक्टर से तुम अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। 3 विंडो तुम्हारा अब लेवल के अंदर क्या-क्या है उसको 3D व्यू में शो करता है, जिसको तुम यूज़ कर सकते हो लेवल डिज़ाइन करने के लिए। एंड हायरार्की विंडो में तुम्हें लिस्ट व्यू शो होता है, एंड सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे तुम्हें शो करते हैं टेक्स्ट व्यू में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो कोर्स का पहला टॉपिक है, जो कि है पेरेंटिंग, ठीक है। और एक्चुअली हमने सेकंड टॉपिक के बारे में ऑलरेडी बात कर ली, जो कि है पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल। एक बार इसको पहले फिर से देख लेते हैं। तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, 3D ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे चलो एक स्फीयर बनाते हैं। और सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म को रीसेट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा राइट में ले आते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, एंड बाय द वे आई डोंट रिमेंबर कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया कि नहीं, बट अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हारी स्फीयर के ऊपर ये 3 एरोज़ हैं, ठीक है। तुम इन 3 एरोज़ को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास यहाँ पे कौन सा एरो सेलेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इस वाले को सेलेक्ट कर दूँ, जो कि रोटेट, अगर मैं अब इसको ऐसे करूँ, तो तुम देख सकते हो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाले को सेलेक्ट करूँ, तो उसके बाद इन किसी भी एरो को सिलेक्ट करूँ यहाँ से, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरा जो ये क्यूब है अब ये स्केल अप या डाउन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं वापस पहले वाले पे चले जाऊँ, तो इससे बेसिकली तुम पोजीशन चेंज कर सकते हो, सेकंड वाले से तुम रोटेट कर सकते हो, एंड थर्ड वाले से तुम उसको स्केल कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए रीसेट कर लेते हैं। तो अब हम वापस आते हैं टॉपिक पे, जो कि है हमारा ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। तो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट बेसिकली तुम्हारे ऑब्जेक्ट की 3 चीज़ों को होल्ड करता है, पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल। एंड आई थिंक तीनों बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं, ठीक है, कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट का रोटेशन क्या है ना। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे को क्यूब को ऐसे रखना है, तो तुम उसको बस इस तरह से रोटेट कर दोगे, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा क्यूब बहुत छोटा है, जैसे कि तुम गेम विंडो में देख पा रहे हो, यहाँ पे मुझे क्यूब दिख रहा है बहुत छोटा सा, तो अगर तुम्हें क्यूब को बड़ा करना है तो तुम स्केल को ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए रीसेट कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म बहुत ही बेसिक एंड ऑब्वियस चीज़ है कि तुम्हारे किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्ल्ड में प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे कि इसका पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल। अब हम लोग बात करते हैं पेरेंटिंग के बारे में। तो किसी भी चीज़ को पेरेंट करने का मतलब होता है तुम किसी भी चीज़ को उसके अंदर डाल दो, हायरार्की व्यू के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक क्यूब और एक स्फीयर। तो अगर मैं अपने स्फीयर को डाल दूँ अपने क्यूब के अंदर, तो जब मैं स्फीयर को मूव करूँगा, तो तुम देख सकते हो किसी स्फीयर मूव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो स्फीयर है वो एक चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट है। और जब मैं इसके पेरेंट को सेलेक्ट करूँ, जो कि हमारा क्यूब है, तो अगर मैं इसको मूव करूँ, तो तुम देख सकते हो कि जो भी तुम्हारा चिल्ड्रन गेम ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारे पेरेंट के साथ मूव हो रहा है, ठीक है। तो पेरेंटिंग का बेसिकली यही मतलब होता है, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस कर दो, ताकि उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर उसकी जो भी मूवमेंट है वो उसके पेरेंट के साथ हो, ठीक है। और इसका एक यूज़ केस क्या है, देखो यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका यूज़ केस क्या है। बट अगर तुम सोचो ये तुम्हारा क्यूब जो है ये तुम्हारा एक प्लेयर है, और ये जो तुम्हारा स्फीयर है मान के चलो ये तुम्हारा एक वेपन है, तो तुम चाहोगे ना कि तुम्हारा वेपन जो है तुम्हारे प्लेयर के साथ ऐसे लिंक्ड रहे, ठीक है। इसलिए तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को पेरेंट करते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ताकि जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करे तो दूसरा भी अपने आप ही मूव करे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज़ को पेरेंट करने के लिए तुम बस उसको उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो। अगर तुम उसको वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाहर कर दो, तो वो तुम्हारा नॉर्मल इंडिविजुअल गेम ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। जो भी गेम ऑब्जेक्ट अंदर जाके पेरेंट होता है उसको बोलते हैं चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट,
एंड जो भी गेम ऑब्जेक्ट सब सारे ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है उसको बोलते हैं पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जो कि पेरेंटिंग एंड दूसरा जो कि है अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एडिंग एंड मैनेजिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डिलीट कर देंगे। इनको डिलीट करने के लिए तुम इनको सेलेक्ट करो। ठीक है, और एंड बाय द वे, जब भी तुम किसी पेरेंट को डिलीट करोगे तो उनका चिल्ड्रन भी अपना भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्यूब को सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे डिलीट बटन को दबाऊँ तो तुम देख सकते हो कि मेरा क्यूब के साथ साथ फिर भी डिलीट हो गया। ठीक है, नो अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे इस बार हम लोग प्लेन को क्रिएट करेंगे। प्लेन को क्रिएट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा पीछे जूम आउट करेंगे एंड सबसे पहले इसको रीसेट कर लेंगे। रीसेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे 3D ऑब्जेक्ट एंड क्यूब के अंदर, इसको भी रीसेट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स को ऐड कैसे करते हैं। तो बेसिकली कंपोनेंट्स वो चीज़ें होती हैं या फिर वो स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनको तुम अपने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ करके अपने गेम ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड पे एक ऑप्शन है ऐड कंपोनेंट। अगर मैं इसके ऊपर एक कंपोनेंट ऐड करूँ जिसका नाम है रिजिड बॉडी। ठीक है, और रिजिड बॉडी कंपोनेंट से क्या होता है, ये तुम्हारे किसी भी ऑब्जेक्ट में फिजिक्स सिमुलेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो अगर तुम अभी प्ले बटन को प्रेस करोगे या फिर तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा क्यूब है वो तुम्हारा नीचे आके प्लेन से टकराएगा। ठीक है, बट अगर मैं इस रिजिड बॉडी को रिमूव कर दूँ, इस पर राइट क्लिक करके रिमूव कंपोनेंट, और इसका मैं अभी प्ले करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरा जो क्यूब है वो नीचे नहीं गिर रहा है। ठीक है, क्योंकि नीचे तभी गिरेगा जब इसके ऊपर फिजिक्स अप्लाई होगा, और फिजिक्स को अप्लाई करने के लिए तुम्हें रिजिड बॉडी कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस पर वापस रिजिड बॉडी कंपोनेंट डाल दूँ और इसको मैं फिर से प्ले करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा यहाँ पे क्यूब नीचे फॉल हो रहा है। अगर मैं इसको प्ले मोड के अंदर ही ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूँ तो मेरे छोड़ते ही ये वापस नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गेम को स्टॉप करते हैं एंड थोड़ा कंपोनेंट्स को और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम राइट साइड नज़र डालो अपने क्यूब को सेलेक्ट करके, एंड बाद में मेक श्योर करना तुमने जो रिजिड बॉडी अप्लाई किया होगा उसको तुमने क्यूब के ऊपर ही अटैच किया हो। ठीक है, यानी कि तुमने गलती से उसको कैमरा पे अटैच नहीं कर दिया हो। तुमने अगर रिजिड बॉडी डाला है तो क्यूब के ऊपर डाला हो। ठीक है, ये चीज़ मेक श्योर करना। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे क्यूब को सेलेक्ट करके राइट से नज़र डालो तो इस पर 3 कंपोनेंट और भी हैं, जो कि है बॉक्स कोलाइडर, मेश रेंडरर एंड मेश फिल्टर। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। एक्चुअली सबको नहीं समझते हैं, सिर्फ बॉक्स कोलाइडर को देखते हैं और मेश रेंडर को देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बॉक्स कोलाइडर को बंद कर दूँ एंड इसका मैं अभी प्ले करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा जो क्यूब है उस पर फिजिक्स तो अप्लाई हो रही है, बट वो दूसरी चीज़ों के आर पार चला जा रहा है। ठीक है, तो कोलाइडर बेसिकली क्या करता है, ये तुम्हारे यूनिटी को बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री है वो इतनी है, और इस बाउंड्री के बेसिस पे, ठीक है, अगर तुम्हें बाउंड्री नहीं दिख रही, ये जो ग्रीन वाले डॉट्स हैं देखो, तो यहाँ पे भी डॉट है, इस जगह पे भी डॉट है। ठीक है, ये तुम्हारी फिजिक्स की कोलाइडर की बाउंड्री है। ठीक है, तो जब भी यूनिटी फिजिक्स को कैलकुलेट करेगा वो इस बाउंड्री को ध्यान रखेगा। ठीक है, एक बार इसको रिसेट कर लेते हैं। तो जब भी तुम अपने कोलाइडर को डिसेबल करते हो तो तुम अपने इस फिजिक्स वाली बाउंड्री को डिसेबल कर दे रहे हो, तो यूनिटी को लगता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई सा भी कोलिजन को हैंडल नहीं करना है, इसलिए तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो आर पार चला जाता है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो यूनिटी में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करे तो उन दोनों के ऊपर ही कोलाइडर होना जरूरी है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो अगर मैं प्लेन को सिलेक्ट करूँ तो इस पर भी ऑलरेडी एक कोलाइडर है। ठीक है, इन दिस केस इस पर मेश कोलाइडर है, बट तुम इस पर भी ज़्यादा ध्यान मत दो। कहने का ओवरऑल पॉइंट ये है कि दोनों के ऊपर ही एक तरह का कोलाइडर मौजूद है। ठीक है, प्लेन के ऊपर मेश कोलाइडर एंड क्यूब के ऊपर बॉक्स कोलाइडर। अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक कोलाइडर मिसिंग होगा तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट उसके आर पार जाने लगेगा। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। इस बार देखो, अगर मैं इसको अभी प्ले करूँ तो देखो तुम्हारा जो क्यूब है ये तुम्हारे प्लेन के ऊपर जाके रुक गया। बट अगर मैं अपने प्लेन को सेलेक्ट करूँ, इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ और इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर दूँ एंड इसको वापस प्ले करूँ, तो इस बार हमारा जो क्यूब है वो तुम्हारा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो तुम्हारा कोलाइडर कंपोनेंट है वो तुम्हारा कोलिजन्स को हैंडल करता है। ठीक है, और अगर तुम्हें अंडू करना है तुम कंट्रोल Z दबा के अंडू कर सकते हो। ठीक है, इससे तुम्हारा जो प्लेन पे है तुम्हारा जो कोलाइडर था वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसे वापस नहीं आ रहा, ठीक है, तो तुम उसको यहाँ से वापस भी ऐड कर सकते हो, ऐड कंपोनेंट मेश कोलाइडर, एंड तुम इसको वापस प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली कंपोनेंट्स का क्या मतलब हुआ, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
जिनको यूज़ करके तुम अपने गेम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेश रेंडरर को डिसेबल कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा प्लेन जो है वो दिखना ही बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मेश रेंडरर कंपोनेंट यूनिटी को बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पे यूनिटी को मेश ड्रॉ करनी है, और ये जो मेश फिल्टर कंपोनेंट है ये यूनिटी को बता रहा है कि कौन सी मेश ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो मेश में यहाँ पे असाइंड है प्लेन। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, यहाँ से मैं इसको मैं नन कर दूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये फिर से गायब हो गया है। ठीक है, क्योंकि यूनिटी को पता ही नहीं है कि इसको यहाँ पे क्या रेंडर करना है। अगर मैं वापस कंट्रोल Z दबा के अंडू करूँ तो ये वापस शो होने लग रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिना कंपोनेंट्स के तुम गेम नहीं बना पाओगे। ठीक है, और बहुत सारे डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स आते हैं, एंड बहुत सारे कंपोनेंट्स तुम खुद से बनाते हो। ठीक है, जो अगर तुम याद हो हमने एक गेम एजर नाम की स्क्रिप्ट बनाई थी जिसको तुम इस तरह से अटैच कर पा रहे थे। ठीक है, तो जो हमारा गेम एजर स्क्रिप्ट है ये भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं अपने कोड के अंदर जाके, तो अभी तक तो हमने इतना ही समझा था कि जो तुम्हारा गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट है वो किसी मोनो बिहेवियर नाम की चीज़ से इनहेरिट करता है। ठीक है, बट अगर तुम मोनो बिहेवियर के अंदर जाओ, ठीक है, जो कि तुम यूजुअली नहीं जाते हो क्योंकि ये मोनो बिहेवियर यूनिटी के क्लास के अंदर आता है, तो इसके अंदर तुम यूजुअली जाते नहीं हो, बट अभी मैं तुम्हें बस समझाने के लिए इसके अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर जाने के लिए तुम्हें कंट्रोल को होल्ड करना है, एंड तुम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो तुम्हारा मोनो बिहेवियर है वो किसी बिहेवियर नाम की चीज़ से इनहेरिट करता है। अगर तुम बिहेवियर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे तुम फाइनली देख सकते हो कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो तुम्हारा एक कंपोनेंट से इनहेरिट करता है। ठीक है, और कंपोनेंट तुम्हारा ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करता है। ठीक है, तो एट द कोर लेवल सारी चीज़ें तुम्हारी ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करती हैं। ठीक है, एंड अगर तुम गेम मैनेजर वापस जाओ तो बेसिकली ये कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि गेम मैनेजर मोनो बिहेवियर से इनहेरिट करता है, और मोनो बिहेवियर जो तुम्हारा बिहेवियर से इनहेरिट करता है, और बिहेवियर तुम्हारा कंपोनेंट से इनहेरिट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट बेसिकली समझ जाओ कि जो तुम्हारा गेम मैनेजर होता है वो भी एक कंपोनेंट है अगर तुम्हारा वो मोनो बिहेवियर से इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के बारे में हमने समझ लिया कि बिना कंपोनेंट्स के तुम गेम नहीं बना पाओगे, एंड कंपोनेंट्स का यूज़ करते हो तो अपने गेम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग विद टैग्स एंड लेयर्स। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो राइट साइड पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके यहाँ पे टैग है, यहाँ पे एक लेयर भी है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे टैग को सेलेक्ट करो, ठीक है, तुम देख सकते हो यूनिटी तुम्हें कुछ को डिफ़ॉल्ट टैग्स देता है। ठीक है, जैसे कि प्लेयर। तो अगर तुम इसको इस टैग पे सेट कर दोगे, एक्चुअली तुम्हें यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि इसका यूज़ क्या है, बट बेसिकली अभी के लिए बस इतना ही समझ जाओ। तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक टैग दे सकते हो, एंड बाद में तुम इस टैग का यूज़ कर सकते हो ये पता लगाने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस क्यूब को एक टैग दे दूँ प्लेयर का, ठीक है, तो हो सकता है कि तुम्हें बाद में पता करना हो कि जब भी ये क्यूब तुम्हारे नीचे वाले इस प्लेन से टकराए, ठीक है, जो कि अनटैग्ड है, और तुम्हारा क्यूब प्लेयर टैग्ड है, तो जब भी तुम्हारा प्लेयर टैग का गेम ऑब्जेक्ट किसी भी अनटैग गेम ऑब्जेक्ट से टकराए, तो हो सकता है कि तुम्हें इस क्यूब के ऊपर कुछ फोर्स ऐड करनी हो। ठीक है, फोर्स ऐड करनी हो का मतलब तुम्हें कुछ इसके ऊपर फिजिक्स का फोर्स ऐड करना हो जिससे कि ये हवा में उड़ जाए या कुछ भी। तो बेसिकली टैग्स का तुम यूज़ करते हो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को एक आइडेंटिटी देने के लिए। इसको यूज़ करके तुम बाद में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस तरह का गेम ऑब्जेक्ट है, एंड इसके ऊपर तुम्हें क्या ऑपरेशन रन करना है। अगर तुम्हें कुछ भी इसके ऊपर कुछ कोड रन करना हो तो तुम कर सकते हो ना। हो सकता है कि तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आया हो कि टैग से क्या काम है, बट हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में गेम्स बनाएंगे इन चीज़ों का यूज़ करके, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका क्या यूज़ है। ठीक, अभी के लिए हम लोग बस समझ रहे हैं कि यूनिटी में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अब हम लोग लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमारा जो क्यूब का अभी जो लेयर है ये डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, एंड इसको यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स कर दूँ, और अगर मैं अपने कैमरा पे जाऊँ और इसको मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं नीचे एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक हमारे पास वेरिएबल है कलिंग मास्क। अभी ये सेट होकर रखे है एवरीथिंग पे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, एंड इसको मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स को यहाँ से डिसेबल कर दूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारे जो गेम विंडो है इसमें से हमारा क्यूब गायब हो गया है, बट हमारे सीन विंडो से हमारा क्यूब गायब नहीं हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या यूज़ कर सकते हो, तो इसका यूज़ केस एक ये हो सकता है कि तुमने गेम्स में देखा होगा ना कि एक लिमिट के बाहर तुम नहीं जा सकते हो, है ना, बेसिकली एक इनविजिबल वॉल आ जाती है। तो इसको यूज़ करके तुम बेसिकली तुम्हारा इनविजिबल वॉल बना सकते हो। क्योंकि अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ इस तरह से कुछ, या इसको अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो देखो यहाँ पर तो तुम्हें दिख रहा है एज अ डेवलपर कि यहाँ पे एक वॉल है, बट तुम्हारे प्लेयर को ही नहीं दिखेगा यहाँ पे एक वॉल है, बट वो उसके थ्रू जा भी नहीं पाएगा क्योंकि इसके ऊपर एक कोलाइडर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये उसका एक बहुत ही बेसिक सा यूज़ केस मैं तुम्हें बता रहा हूँ
इसके और भी बहुत सारे यूज़ केस है जो हम लोग सीखेंगे जब हम लोग गेम्स बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, एंड एक्चुअली हमने ये भी थोड़ा सा ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमने रिजिड बॉडी और क्लटर के बारे में बात कर ली। एक बार फिर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो रिजिड बॉडी का यूज़ करते हैं हम पहले एक बार अपने क्यूब को रीसेट करके वापस सेंटर में ले आते हैं, एंड इसके लेयर का वापस डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, एंड इसके टैग को भी वापस अनटैग कर देते हैं, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का तुम यूज़ करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फिजिक्स को इनेबल करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, इसको मैं रीसेट करके बीच में ले आऊँ, और अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बनाऊँ, अगर मैं इसकी शेप को थोड़ा इस तरीके का मैं बनाऊँ, और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आऊँ, एक्चुअली इसके ऊपर भी हम लोग एक रिजिड बॉडी ऐड करेंगे, बट इसका जो हम लोग मास है इसको हम लोग चेंज करके 500 कर देंगे। ठीक है, एंड इस वाले को हम लोग थोड़ा सा नीचे रखेंगे, और इस वाले को हम लोग थोड़ा इस तरीके से रखेंगे ताकि ये इस तरह के टकरा पाए। ठीक है, अगर मैं इसको अभी प्ले करूँ तो तुम देखोगे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा दूर फेंका जाएगा। एक्चुअली फेंकाए नहीं, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं फेंकाएगा, बट थोड़ा सा इस पर कोलिजन होगा। ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो। तो बेसिकली रिजिड बॉडी का यूज़ करते हो तुम कोलिजन को एक्टिवेट करने के लिए। अगर मैं इस वाले क्यूब से रिजिड बॉडी को रिमूव कर दूँ एंड फिर से प्ले करूँ, तो ये वाला ऑब्जेक्ट पे तो अब फिजिक्स अप्लाई होगा, बट तुम देख सकते हो कि ये वाला ऑब्जेक्ट अब नहीं हिल रहा है, क्योंकि अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स इनेबल नहीं है। तो जब भी तुम्हें फिजिक्स का यूज़ करना है तो तुम्हें रिजिड बॉडी को तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। और जब भी तुम रिजिड बॉडी यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम किसी ना किसी तरीके का एक कोलाइडर भी यूज़ कर रहे हो। अगर तुम कोलाइडर को भी डिसेबल कर दोगे तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे फिजिक्स अप्लाई होगा, बट वो सारे ऑब्जेक्ट्स के आर पार चला जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारे पास एक कोलाइडर हो एंड रिजिड बॉडी हो जब भी तुम्हें किसी भी फिजिक्स को अप्लाई करना हो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, और कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एंड बाय द वे ये जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्म है ये भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, और मेश रेंडर भी एक कंपोनेंट है, बट इसको हम लोग बाद में कवर करते हैं। अभी के लिए हम लोग एक और कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है ऑडियो सोर्स। ठीक है, तो ऑडियो सोर्स कंपोनेंट का तुम यूज़ करते हो अपने गेम के अंदर साउंड्स को प्ले करने के लिए। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक ऑडियो MP3 फाइल को इंपोर्ट करूँ, तो मान के चलो तुम्हारे विंडोज़ के अंदर तुम्हारे पास एक MP3 फाइल है, जैसे कि ये वाली, एंड तुम चाहते हो कि तुम इसको यूनिटी के अंदर यूज़ करो, तो तुम इसको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस तरह से, एंड इसको अपने यूनिटी के अंदर तुम ला सकते हो। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारे यूनिटी प्रोजेक्ट के अंदर एक ऑडियो फाइल है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ऑडियो फाइल को यूज़ करने के लिए तुम्हें ऑडियो सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ऑडियो सोर्स के अंदर जो तुम्हारा ये पहला वाला वेरिएबल है, इस स्लॉट के अंदर तुम किसी भी MP3 फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, एंड अगर मैं यहाँ पे प्ले बटन दबाऊँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो गेम शुरू होते ही मुझे वो साउंड प्ले हो रही है। ठीक है, अगर तुम्हारे को ये साउंड प्ले नहीं हो रही है तो मेक श्योर करना कि जो तुम्हारा ये वाला साउंड का बटन है ये तुम्हारा डीएक्टिवेट होकर नहीं होकर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको तुम एक्टिवेट कर लेना अगर ये तुम्हारा डीएक्टिवेट है, एंड तो उसको गेम को स्टॉप करना। एंड एक और चीज़ मेक श्योर करना, ये जो हमारा प्ले ऑन अवेक है ये तुम्हारा टिक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ये दोनों चीज़ें इनेबल्ड है और तुम प्ले कर रहे हो तो तुम्हारा 100% साउंड प्ले होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा साउंड फिर भी प्ले नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि तुम्हारा पीसी का वॉल्यूम में 0 होकर रखा है। ठीक है, तो हमने 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली, ऑडियो सोर्स, रिजिड बॉडी, बॉक्स स्लाइडर, ट्रांसफॉर्म के बारे में बात की, बट वो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, वो तुम्हारा हमेशा ही रहेगा। मतलब तुम कुछ भी बना लो, अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट बनाऊँ प्लेन, तो यहाँ तुम देख सकते हो ट्रांसफॉर्म तो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इनको रिमूव कर दूँ बाकी कंपोनेंट को, तो देख सकते हो तुम ट्रांसफॉर्म को रिमूव नहीं कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यूनिटी तुम्हारे को अलाउ नहीं करता है कि तुम ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को रिमूव कर दो। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के बिना तुम्हारा गेम ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। तो अभी तक हमने इनको कवर कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं यूनिटी एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा कोडिंग रिलेटेड है, तो चलो अपने स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा था अभी तक वेरिएबल्स को क्रिएट करना, बट अभी तक हमने सिर्फ लोकल वेरिएबल्स को क्रिएट किया है। यानी कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक फंक्शन बना रहे थे स्टार्ट। ठीक है, हम लोग एक मेथड बना रहे थे या फंक्शन बना रहे थे स्टार्ट नाम का, और इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे थे, जैसे कि स्ट्रिंग माई नेम इक्वल्स टू रोनित। ठीक है, अभी तक हम लोग इस तरह से वेरिएबल को डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, बट जब भी तुम किसी भी वेरिएबल को इस तरह से अंदर में डिफाइन करते हो किसी मेथड के,
तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे एंड अभी हम लोग अपने वेरिएबल को अपने फंक्शन के बाहर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर करना तुम्हारे फंक्शन के बाहर, लेकिन तुम्हारे क्लास के अंदर, ठीक है। तो तुमने जो अभी यहाँ पे ये बनाया है, ये है तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल। तो अब हम लोग समझते हैं ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट फंक्शन है, हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे, वॉइड टेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, जैसे कि स्ट्रिंग माई एड्रेस इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आप दूसरे फंक्शन के अंदर जाऊँ और यहाँ पे मैं ट्राई करूँ debug डॉट लॉग माई नेम, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो तुम्हारा माई नेम है, इसको तुम debug डॉट लॉग यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर तुम debug डॉट लॉग यूज़ कर सकते हो। बट अगर तुम यहाँ पर ट्राई करो माई एड्रेस के ऊपर debug डॉट लॉग यूज़ करने की किसी और फंक्शन के साथ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जो भी वेरिएबल्स तुम्हारे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफाइंड है, उनको तुम दूसरे मेथड्स के थ्रू यूज़ कर सकते हो। यानी कि जो मेरा माई नेम का वेरिएबल है वो मेरा क्लास के अंदर डिफाइंड है, तो ये मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है और इसको मैं अपने इस क्लास के किसी भी फंक्शन से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और जो भी तुम्हारा लोकल वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल तुम्हारा सिर्फ उस फंक्शन तक ही सीमित होता है, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन के अंदर ही तुम इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, अनलेस तुम इस फंक्शन के वेरिएबल को किसी और मेथड में पास करो, ठीक है। यानी कि पास करने का क्या मतलब है, हमने ये सीख रखा है कि अगर तुम्हारे पास कोई मेथड है, ठीक है, और इसके अंदर तुम पैरामीटर्स बना सकते हो जैसे कि स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे इसको इस तरह से कॉल करके माई एड्रेस भेज दो तो ये अलग बात है, ठीक है। बट डायरेक्टली तुम इस वाले एड्रेस को, माई एड्रेस को, किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो तुम्हारा वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है और माई नेम को तुम एक्सेस कर पा रहे हो क्योंकि ये तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस होता है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाना सीख लिया है, तो सबसे पहले एक debug डॉट लॉग डाल देते हैं स्टार्ट फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर तुमने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तुम्हें पता होगा कि इससे क्या होगा कि जब भी तुम गेम को प्ले करोगे तुम्हारे कंसोल के अंदर रॉनेट लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसे ट्राई करते हैं। एंड बाय द वे, ये तुम्हारा तभी प्रिंट होगा जब तुम्हारा जो ये गेम एजर कंपोनेंट है ये यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के लिए तुम्हें इसको अपने किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच करना होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा गेम एजर एक कंपोनेंट है, यहाँ पर तुम देख सकते हो राइट साइड पे हमारा यहाँ पे कंपोनेंट शो हो रहा है जो कि एक गेम मैनेजर। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रिमूव करूँ और तुम्हें इसको वापस ऐड करना है तो तुम यहाँ पे जाओगे ऐड कंपोनेंट के अंदर एंड यहाँ से तुम गेम मैनेजर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो तुम उसको मल्टीपल टाइम्स भी ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस। जैसे कि तुम देख सकते हो जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है वो हर गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम एक कंपोनेंट बनाओगे तो वो एक ही गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ करोगे, तुम एक ही कंपोनेंट को मल्टीपल गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तुम देख सकते हो कि मैंने अपने गेम मेजर को किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच कर दिया है, ठीक है। तुम किसी के ऊपर भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए मैंने कैमरा के ऊपर अटैच किया है। और अगर तुम प्ले करोगे एंड अपने कंसोल को चेकआउट करोगे और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है, बट मे भी तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें दिखाई दे रहा हो ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरे केस में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा ये लॉग डिजेबल किया हुआ है, तो अपने लॉग्स को यहाँ से इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो लॉग इनेबल करने के बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है रोनित, ठीक है। गेम को स्टॉप करते हैं एक बार और हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स को समझने के पहले हम लोग एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाऊंगा, पब्लिक क्लास टेस्ट, एंड इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक वॉइड हेलो, ठीक है। अगर मैं इस क्लास का एक वेरिएबल बनाऊं अपने स्टार्ट फंक्शन के अंदर, ठीक है, और अगर तुम्हें याद हो हमने ये अपने पिछले वीडियो में किया था, तो अगर मैं अपने इस टेस्ट क्लास के अंदर एक वेरिएबल को क्रिएट करूं जैसे कि इंट माई एज इक्वल्स टू 20, तो अगर तुम इस तरह से एक वेरिएबल को क्रिएट करो एंड अगर तुम स्टार्ट फंक्शन में जाके इसको एक्सेस करने की ट्राई करो जो कि टेस्ट डॉट माई एज, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि जो भी तुम वेरिएबल बनाते हो
अगर तुम उसके पीछे यानी कि इंट के लेफ्ट साइड अगर तुम पब्लिक नहीं लिखते हो, ठीक है, जैसे देखो जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा, मेरा ऊपर से जो एरर था वो चला गया। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब होता है कि इस वेरिएबल को कोई भी दूसरी स्क्रिप्ट एक्सेस कर सकती है। बट अगर मैं इसको यहाँ से पब्लिक मिटा दूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा यहाँ पे एरर आना वापस शुरू हो गया है, क्योंकि जब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हो तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट लिखा जाता है। ठीक है, तुम्हें ये शो नहीं होता है, बट जब तुम कुछ भी नहीं लिखते हो तो ये तुम्हारा वेरिएबल प्राइवेट बन जाता है। ठीक है, इसलिए और किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को तुम दूसरे स्क्रिप्ट से एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो अगर तुम्हें किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो तुम्हें यहाँ पे पब्लिक यूज़ करना पड़ेगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग माई एड्रेस। ठीक है, एंड स्ट्रिंग को लिखने के लिए हमेशा हम लोग इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ भी एड्रेस, तो अगर मैं इसको ट्राई करूँ एक्सेस करने की, यहाँ पर तुम देख सकते हो मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट इसको मैं जैसे ही प्राइवेट कर दूँ तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है। तो बेसिकली जब भी तुम किसी चीज़ को दूसरे स्क्रिप्ट से एक्सेस करना चाहते हो तुम्हें उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वेरिएबल किसी दूसरे स्क्रिप्ट से एक्सेस ना हो पाए तो तुम उसको बना देते हो प्राइवेट। ठीक है ना, और भी कुछ कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। हमने यहाँ पे 2 एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बात की, पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, और भी होते हैं, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए ये समझो, अगर मैं इन सबको मिटा दूँ अब यहाँ से, ठीक है, एंड अपने स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम सिर्फ नाम को प्रिंट करें, ठीक है, तभी भी हमारा नाम तो प्रिंट होगा ही, बट अगर मैं इसको यहाँ पे पब्लिक कर दूँ एंड इसको सेव करके यूनिटी में जाऊँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरा जो नाम वाला वेरिएबल है और यहाँ पे तुम इंस्पेक्टर में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अगर मैं इसको मिटा के यहाँ पे अनीश लिख दूँ एंड इसको प्ले करूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारे कंसोल में अब अनीश प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एंड बाय द वे हम लोग अपने ऑडियो सोर्स को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हर बार प्ले करने पे गन फायर साउंड हो। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने कंपोनेंट के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो अब हम लोग अपने कोड को बिना एडिट किए डायरेक्टली हमारे वेरिएबल को मॉडिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने वेरिएबल को पब्लिक मार्क कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से पब्लिक हटा दूँ, उसको सेव करूँ, वापस जाऊँ यूनिटी के अंदर, तो तुम देख सकते हो ये गायब हो गया। ठीक है, बट इन दिस केस आई डू वांट इट टू बी पब्लिक, ताकि मैं इसको यहाँ से एडिट कर सकूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है पब्लिक एंड प्राइवेट का जब तुम इंस्पेक्टर के थ्रू उसका यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बट अभी दिक्कत क्या है, अभी ये वेरिएबल पब्लिक है। ठीक है, यानी कि इसको तुम किसी और स्क्रिप्ट से भी एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, बट हो सकता है कि तुम नहीं चाहते होगे कि कोई दूसरी स्क्रिप्ट इसको एक्सेस करे, बट हो सकता है कि तुम चाहते होगे कि फिर भी तुम उसको यहाँ पे देख पाओ, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स। तो अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूँ और उसको मैं सेव करके वापस जाऊँ यूनिटी के अंदर, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वापस गायब हो गया है। ठीक है, ना हम लोग एट्रीब्यूट को यूज़ करना समझते हैं। एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए तुम इसके ऊपर जाओगे एंड यहाँ पे तुम खोलोगे लॉन्ग ब्रैकेट्स, एंड लॉन्ग ब्रैकेट्स के अंदर तुम अपना कोई सा भी एट्रीब्यूट लिख सकते हो। ठीक है, तो इन दिस केस जो हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है सीरियलाइज फील्ड। ठीक है, तो एट्रीब्यूट को लिखने के लिए तुम ब्रैकेट्स खोलते हो एंड ब्रैकेट्स के अंदर तुम अपने एट्रीब्यूट का नाम लिख देते हो। तो इन दिस केस हमारे एट्रीब्यूट का नाम है सीरियलाइज फील्ड। तो अगर मैं अब जाऊँ यूनिटी के अंदर, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वापस से हमारा वेरिएबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, एंड इसका मैं नाम कर सकता हूँ टाओ, एंड इसको मैं फिर से प्ले करूँगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो कंसोल के अंदर टाओ प्रिंट हो रहा है। तो उसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा सीरियलाइज फील्ड एट्रीब्यूट है ये किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को हमारे इंस्पेक्टर में एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, एक्चुअली एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ठीक नीचे ही, पब्लिक स्ट्रिंग माई एड्रेस इक्वल्स टू जो भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एड्रेस शो हो रहा है क्योंकि हमने हमारे एट्रीब्यूट को हटा दिया प्राइवेट वेरिएबल के ऊपर से। प्राइवेट वेरिएबल तुम्हारा इंस्पेक्टर में शो नहीं होगा जब तक तुम उसके ऊपर एट्रीब्यूट नहीं लगाओगे। तो चलो उसके ऊपर एट्रीब्यूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल शो हो रहे हैं, बट एक वेरिएबल हमारा प्राइवेट है और एक वेरिएबल हमारा पब्लिक है। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या है कि तुम इस माई नेम को दूसरे स्क्रिप्ट से एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे तुम देखो स्टार्ट फंक्शन के अंदर तुम माई नेम को एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारा माई नेम है वो तुम्हारा इस क्लास के अंदर ही आता है। ठीक है, यानी कि तुम इस क्लास के अंदर अपने माई नेम को यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि तुम प्राइवेट वेरिएबल को सेम स्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हो और पब्लिक वेरिएबल को तुम किसी दूसरे स्क्रिप्ट से भी एक्सेस कर सकते हो,
जैसा कि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले करके दिखाया था। प्राइवेट वेरिएबल को जब तुम्हें यूनिटी इंस्पेक्टर में एक्सपोज करना होता है, तुम उसके ऊपर एक सीरियलाइज फील्ड का एट्रीब्यूट लगाते हो। और अगर तुम्हारे को प्राइवेट फील्ड की जगह पब्लिक फील्ड बना रहे हो, इसके ऊपर तुम्हारे को सीरियलाइज फील्ड एट्रीब्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला वेरिएबल तुम्हारा ऑलरेडी पब्लिक है एंड पब्लिक वेरिएबल तुम्हारा ऑलरेडी इंस्पेक्टर में डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं दोनों को प्रिंट करने का। तो माई नेम एंड माई एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होंगे। यूनिटी में चलते हैं। तो यहाँ पे माई नेम में हम लोग लिख देते हैं रजत शर्मा एंड एड्रेस में हम लोग कुछ भी लिख देते हैं अभी के लिए। और अगर मैं यहाँ पे आप प्रेस करूँ प्ले बटन, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरे कंसोल के अंदर नाम प्रिंट हो रहा है एंड मेरा एड्रेस भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एड्रेस बेसिकली एड्रेस प्रिंट हो रहा है, मतलब मैंने जो भी यहाँ पे लिखा था एड्रेस वाले वेरिएबल के अंदर वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने सीख लिया है कि एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो एक एट्रीब्यूट को और यूज़ करके देखते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है स्पेस नाम का। ठीक है, तो स्पेस एट्रीब्यूट को यूज़ करके देखते हैं। बाय द वे, तुम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी लिख सकते हो कॉमा डाल के। तो अगर मैं यहाँ पे सीरियलाइज फील्ड के बाद कॉमा लगा के स्पेस लिख दूँ एंड चलो दोनों वेरिएबल के ऊपर प्राइवेट बना लेते हैं। ठीक है, एंड दोनों दोनों के ऊपर ये डाल देते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे जाऊँ यूनिटी के अंदर, या तुम देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक गैप आ गया है। तो स्पेसिंग को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे सेकंड वाले एट्रीब्यूट के ऊपर ब्रैकेट्स खोलेंगे एंड यहाँ पे तुम एक इंटीजर वैल्यू टाइप कर सकते हो, जैसे कि 60। एंड इसको तब तुम सेव करके वापस जाओगे यूनिटी के अंदर, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा जो गैप है ये अब नोटिसेबल हो गया है। ठीक है ना, उसका यूज़ केस क्या है ये हम लोग बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए ये समझो कि तुम इस तरह से स्पेस एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो। और जब भी तुम स्पेस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हो तो तुम्हारे इंस्पेक्टर के वेरिएबल्स के बीच में एक गैप आ जाता है। अब हम लोग एक और एट्रीब्यूट को कवर करेंगे जो कि है टूल टिप। ठीक है, तो मान के चलो तुमने एक वेरिएबल बनाया है जैसे कि माई नेम, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा डाल के एक और एट्रीब्यूट लिख सकते हैं जो कि है टूल टिप। एंड टूल टिप के अंदर हम लोग कोई सा भी स्ट्रिंग वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले टूल टिप लिख के ब्रैकेट्स खोला ये वाले, एंड इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग डालेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि ये जो है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को एब्स्ट्रैक्ट करता है। और इसके अंदर अब तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हेलो माई नेम। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बना, बट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ अभी के लिए इससे होता क्या है। ठीक है ना, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि इससे क्या हुआ। बट अगर तुम अपने माउस को ले जाओगे इस माई नेम के ऊपर, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा एक टूल टिप शो हो रहा है, जो कि तुम्हें बेसिकली एक्सप्लेन कर सकता है बाद में कि इस वेरिएबल का यूज़ क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रीनेम कर दूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख दूँ दिस इज़ द नेम ऑफ द प्लेयर। ठीक है, तो बेसिकली तुम अपने वेरिएबल के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हो अलग से, एंड जब भी तुम उसके ऊपर इस तरह से होवर करोगे, तुम्हारा वो वाला पैराग्राफ या फिर एक्सप्लेनेशन शो होगा, जिससे तुम्हें ईज़िली समझ में आ जाएगा कि इस वेरिएबल का यूज़ क्या है। तो अभी तक हमने 3 एट्रीब्यूट्स को सीखा, सीरियलाइज़ फील्ड, स्पेस एंड टूल टिप। अभी के लिए इतने एट्रीब्यूट्स काफ़ी हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर तुमने कोई सा भी गेम खेला होगा, तो तुम्हें पता होगा कि हर गेम में कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होता रहता है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले पबजी मोबाइल का, तो जब भी तुम किसी भी आइटम को पिकअप कर लेते हो, तो वो तुम्हारा ग्राउंड पे जो आइटम पड़ा हुआ रहता है, वो तुम्हारा डिसअपीयर हो जाता है और तुम्हारी इन्वेंटरी के अंदर एक आइटम ऐड हो जाता है। ठीक है? तो जो तुम्हारे ग्राउंड पे जो आइटम था वो डिसअपीयर हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उस आइटम को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है? तो चलो देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम किसी भी फंक्शन या मेथड के अंदर जाओगे और तुम उसके अंदर लिख सकते हो डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये बस ये एक लाइन लिखने से तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इन दिस केस क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट को लिखा है हमारे स्टार्ट फंक्शन के अंदर, तो हमारा गेम प्ले होते ही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं। नाउ अभी अभी जो मेरा ये गेम एजा का कंपोनेंट है, ये हमारा लगा हुआ है हमारे कैमरा के ऊपर, और मेरे को हमारा कैमरा डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा और इसको मैं अटैच कर देता हूँ इस वाले क्यूब के ऊपर। ठीक है? तो अभी तुम देख सकते हो कि हमारे पास 2 क्यूब हैं, बट जैसे ही हमारा गेम प्ले होगा, हमारा एक क्यूब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि तुम देख सकते हो, गेम शुरू होते ही हमारा क्यूब डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है? तो बेसिकली तुम डिस्ट्रॉय का यूज़ कर सकते हो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है? और ये जो तुमने ब्रैकेट डाल के ये लिखा है गेम ऑब्जेक्ट,
गेम ऑब्जेक्ट का बेसिकली मतलब है कि ये वाला गेम ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये स्क्रिप्ट, तो अगर मैं इस स्क्रिप्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डाल दूँ तो अभी हमारा दोनों ही क्यूब डिसेपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी तुम्हें कुछ डिस्ट्रॉय करना हो तुम लिखोगे डिस्ट्रॉय एंड इन ब्रैकेट्स के अंदर तुम वो वाला ऑब्जेक्ट को पास करोगे जिस भी ऑब्जेक्ट को तुम्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट एंड माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमने पहले लिखा था इनको हटा देते हैं। ठीक है, और माई ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी कोई एरर नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी भी एक गेम ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। डिफरेंस बस इतना है कि जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है वो हम लोग अब अपने इंस्पेक्टर में असाइन करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ऐसा करते हैं, जो हमारा ये वाला क्यूब है ये हमारे प्लेन को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, प्लेन हमारा ये नीचे वाला जो ये ऑब्जेक्ट है, और जो ये सेकंड वाला क्यूब है ये हमारे खुद को ही डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्ले बटन दबाऊँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरा प्लेन भी गायब हो गया और ऊपर वाला क्यूब भी गायब हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ सीख ली, जो कि है पब्लिक वेरिएबल्स को यूज़ करना और डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट को यूज़ करना। ठीक है, तो फाइनली तुम डिस्ट्रॉय के अंदर कोई सा भी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो एंड जो भी ऑब्जेक्ट तुम पास करोगे वो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंस्टेंशिएट। तो इंस्टेंशिएट का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली स्पॉन करना हो। यानी कि जो हमारा अभी जो करंट गेम है तुम देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे 2 क्यूब है और 1 प्लेन है। ठीक है, और ये जो है हमारे गेम वर्ल्ड में हमेशा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि डायनेमिक नहीं है, हमने इनको पहले ही डाल दिया है और ये हमेशा यहीं पे रहेंगे जब तक हम इनको डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं, हमारे गेम को प्ले करने के बाद हम लोग कुछ स्पॉन कर पाएँ। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंशिएट का यूज़ करेंगे। ठीक है, बट इंस्टेंशिएट करने के लिए तुम्हारे को एक प्रीफैब की ज़रूरत पड़ता है एंड प्रीफैब बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है तुम्हारे किसी भी गेम ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और इसको तुम लोग ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि तुम्हारे पास जो भी गेम ऑब्जेक्ट है, और सबसे पहले हम लोग अपने इस कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अभी के लिए। तो हमारे पास एक क्यूब है जिसके ऊपर एक बॉक्स कोलाइडर है। ठीक है, और ये अभी ये एक गेम ऑब्जेक्ट है। इसको जब तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्रोजेक्ट विंडो के अंदर इस तरह से डाल देते हो तो ये जो तुम्हारा अब हो गया है, ये तुम्हारा एक गेम ऑब्जेक्ट तो अभी भी है, बट ये तुम्हारा अब एक प्रीफैब भी है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा ये प्रीफैब जो कि तुम्हें प्रोजेक्ट विंडो के अंदर शो करता है। अगर तुम चाहो तो उसको तुम डबल क्लिक करके सिर्फ प्रीफैब को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रीफैब बेसिकली तुम्हारे ऑब्जेक्ट का एक ब्लू प्रिंट है और इसको तुम यूज़ कर सकते हो अपने इंस्टेंशिएट फंक्शन के अंदर। चलो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करके देखते हैं। तो कोड में चलते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो पहले से ही है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो पहले से ही है, यानी कि हमारे को पहले से पता है कि हमारे को क्या चीज़ स्पॉन करनी है, बट हमें अब ये देखना है कि उसको स्पॉन करनी कैसे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंस्टेंशिएट एंड इतना करते ही तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंस्टेंशिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यूनिटी में आ गया वापस, और जो हमारा गेम मेजर कंपोनेंट है इसके माई ऑब्जेक्ट की फील्ड में हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे प्रीफैब को। ठीक है, और अगर तुम अभी प्ले दबाओगे तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे जो वर्ल्ड के सेंटर पे है यहाँ पे एक और क्यूब स्पॉन हो गया है। ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे एक क्यूब पहले से है। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ और इसको मैं अभी प्ले करूँगा तो तुम्हें यहाँ पे 3 क्यूब्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो तीसरा क्यूब है वो तुम्हारा रन टाइम पे स्पॉन हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे ऐड किया है इंस्टेंशिएट माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड बाय द वे मैंने तुम्हारे को बोला कि तुम्हारे को ऑब्जेक्ट का प्रीफैब बनाना पड़ेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है। तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि इस वाले प्लेन में अगर मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ और प्ले बटन दबा दूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम्हें दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली में आप 2 प्लेन आ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इंस्टेंशिएट भी कर पा रहे हैं, बट हम लोग इसको प्रीफैब इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग इसको यहाँ से डिलीट कर पाएँ। ठीक है, तो दिक्कत क्या होगी, अगर मैं इस प्लेन को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो मेरा ये वाला जो ऑब्जेक्ट पे जो वेरिएबल था ये मिसिंग चला जाएगा, और अगर मैं इसको अप प्ले करूँ तो तुम देख सकते हो तुम्हारे कंसोल में एरर आ रहा है क्योंकि उसको यूनिटी को पता ही नहीं है कि तुम्हारे को यहाँ पे स्पॉन क्या करना है, बट तुम इसको स्पॉन करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए हम लोग एक प्रीफैब बनाते हैं ताकि अगर तुम उस ऑब्जेक्ट को सीन से डिलीट भी कर पाओ
तुम उस ऑब्जेक्ट को ईज़िली स्पॉन कर पाओ। क्योंकि जब भी तुम प्रीफैब बनाते हो तो ये तुम्हारा एक ब्लूप्रिंट होता है, एंड ब्लूप्रिंट तुम बनाती ही इसलिए ताकि तुम उसको जगह-जगह पे रीयूज़ कर पाओ, ठीक है? तो ये हो गई तुम्हारी इंस्टेंशिएट की कहानी। तो ये हो गई तुम्हारी इंस्टेंशिएट की कहानी। बट अगर हम लोग तो बट उसको हम थोड़ा-सा अभी और कवर करेंगे। तो मान के चलो हम लोग को अपने ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना है, बट ये अभी सेंटर में स्पॉन हो रहा है। मान के चलो हमें इसको यहाँ पे इस जगह पे स्पॉन करना है, ठीक है? तो उसके 2 तरीके हैं, हम लोग सिंपल तरीका देखेंगे। हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएँगे, पब्लिक ट्रांसफॉर्म ऑन पॉइंट, ठीक है? अगर तुम यूनिटी में वापस जाओगे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारे पास एक और वेरिएबल का स्लॉट आ गया है। यहाँ पे तुम किसी भी ट्रांसफॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट क्लिक करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट बनाएँगे, एंड यहाँ पे एक स्फीयर बना लेते हैं। इसको रीसेट करते हैं, एंड इसको हम लोग यहाँ पे पोजीशन कर देते हैं जहाँ पे हमारे को अपना ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना है रन टाइम पे, ठीक है? नाउ इसके ऊपर से हम लोग अपने इमेज रेंडर को हटा सकते हैं और कोलाइडर को भी हटा सकते हैं। इसको रिमूव भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे को ये सिर्फ एज़ अ रेफरेंस चाहिए था कि हमारे हमारे को ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्पॉन करना है, ठीक है? नाउ अगर तुम अपने इस पे वापस जाओ कंपोनेंट वाले गेम ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे तुम इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, एंड बाय द वे तुम इसको यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हो। अब इसको रीनेम कर दो स्पॉन पॉइंट, ठीक है? तो अगर मैं अभी प्ले करूँ, तो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्पॉन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग स्पॉन पॉइंट को अपने कोड में यूज़ नहीं किया है। तो उसको यूज़ करने के लिए तुम यहाँ पे लिखोगे कॉमा डाल के स्पॉन पॉइंट डॉट पोजीशन, कॉमा डाल के स्पॉन पॉइंट डॉट रोटेशन, ठीक है? तो बेसिकली अब हम लोग जब अपने ऑब्जेक्ट को स्पॉन कर रहे हैं, तो हम लोग उसको साथ-साथ एक पोजीशन भी बता रहे हैं और एक रोटेशन भी बता रहे हैं। इसलिए जब भी तुम आप प्ले बटन दबाओगे, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्पॉन होगा जहाँ भी तुम्हारा ये स्पॉन पॉइंट होगा, जस्ट लाइक दैट। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा, और हम लोग बाद में जब गेम्स बनाएँगे तो तुम्हें ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है वर्किंग विद यूनिटी कंपोनेंट्स टू कोड, एंड चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे जो कि हमें यूनिटी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट क्लिक करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट एंड एक प्लेन बना लेंगे। इसको रीसेट कर लेंगे, एक 3D ऑब्जेक्ट क्यूब बनाएँगे, इसको भी रीसेट कर लेंगे, एंड इसको यहाँ पे थोड़ा-सा इसके ऊपर पोज़ीशन कर देंगे। तो अब हम लोग समझेंगे हम लोग कोड के थ्रू किसी भी कंपोनेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर भी डालेंगे गेम मेजर का कंपोनेंट, इसको भी एडिट करेंगे, एंड हमने जो भी लिखा अभी तक इसको रिमूव कर देंगे, एंड हम लोग फिर से एक स्टार्ट फंक्शन बनाएँगे यहाँ पे। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बनाएँगे पब्लिक रिजिड बॉडी, ठीक है? हमने हमने अभी-अभी रिजिड बॉडी को यूज़ करना समझा था, और इसका तुम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। बाय द वे अगर तुम्हारे को नेमिंग कन्वेंशन वाली वीडियो याद होगी, तो तुम किसी भी पब्लिक वेरिएबल को पैस्कल केस फॉलो करके लिखते हो, इसलिए यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आरबी। तो यूनिटी में चलते हैं और हमें यहाँ पे रिच बॉडी असाइन करनी होगी। तो सबसे पहले रिच बॉडी ऐड कर देते हैं, एंड इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके असाइन भी कर देते हैं। वापस कोड में जाएंगे, तो अब हमारे पास क्योंकि रिच बॉडी का रेफरेंस आ चुका है, तो हम लोग स्टार्ट फंक्शन में क्या करना चाहते हैं कि आरबी डॉट एड फोर्स, एंड यहाँ पे तुम एक फोर्स का वैल्यू टाइप कर सकते हो। मैं क्या चाहता हूँ, जब भी गेम शुरू हो तो मेरा जो क्यूब है ये ऊपर की तरफ जंप करे। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, आरबी डॉट एड फोर्स वेक्टर सी डॉट अप मल्टीप्लाइड बाई 10 कॉमा फोर्स मोड डॉट इम्पल्स, ठीक है? ना हो सकता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बट अभी के लिए पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ इससे होता क्या है। तो तुम देख सकते हो मेरा गेम स्टार्ट होते ही मेरा क्यूब ऊपर की तरफ जंप करता है, ठीक है? तो बेसिकली जो हमारा रिजिड बॉडी है, जो कि हमें यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसके अंदर हमें यूनिटी ने एक और चीज़ प्रोवाइड की है, जो कि है एट फोर्स का एक मेथड, ठीक है? मेथड को हमने कॉल करना सीख रखा है, तो हम बेसिकली रिजिड बॉडी के इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, और जो हमारा ये मेथड है, ये हमारा 2 पैरामीटर लेता है, ठीक है? पहला है हमारा फोर्स, जो कि है वेक्टर 3 डॉट अप, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में मल्टीप्लाइड बाय 10, और फोर्स मोड डॉट इम्पल्स का मतलब अगर तुम देखना चाहो तो तुम इसके ऊपर होवर भी कर सकते हो, ठीक है? और बेसिकली इसका मतलब है कि ये एक इंस्टेंट फोर्स अप्लाई करता है तुम्हारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है? तो अगर मैं फोर्स को यहाँ पे एडिट करके 20 कर दूँ, और अगर इसको मैं प्ले करूँ, तो मेरा क्यूब जो है वो और भी ऊपर फेंकाएगा, ठीक है? और मैं इसको स्टॉप करूँ, ठीक है? और अगर तुम चाहो
तुम इस 20 को एक वेरिएबल बना सकते हो, जैसे कि पब्लिक फ्लोट फोर्स इक्वल्स टू 21 एंड तुम इस फोर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें जब भी फोर्स को मॉडिफाई करना होगा तो हमें कोड को एडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पब्लिक फ्लोट बना लिया है जो कि हमारे को इंस्पेक्टर में ही शो हो जाएगा। तो अगर मैं यूनिटी पे जाऊँ, अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम फोर्स को मॉडिफाई करके यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकते हो, जैसे कि 4, और अभी बहुत ही हल्का सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो तुम। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कोड के थ्रू हमारे कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट किया है। तो अभी के लिए तो हमने थर्ड सेक्शन के सारे ही टॉपिक्स को इसी वीडियो में कवर कर लिया है। तो गाइज आई होप कि तुम्हें इस वीडियो को देख के कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।